नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मजेदार कॉमिक्स, मौत की बस्ती पार्ट 2। सहसा उसके मन में एक विचार आया। इस समय मेरे आसपास कोई नहीं है। अपने इस व्यर्थ के जीवन के मोह को छोड़ क्यों न मैं इस नदी में कूदकर आत्महत्या कर दूं। यह सोच वह शीघ्रता से उठी और जैसे ही नदी में कूदने को उद्यत हुई, ठहरो। यह आवाज सुनते ही सुमंगला के कदम जहां थे वहीं रुक गए और उसने पलट कर देखा। कौन है यह घुड़सवार? शीघ्र ही वह घुड़सवार उसके समीप आ पहुंचा। कौन हो तुम और इस प्रकार नदी में कूदकर अपने प्राण क्यों गंवाना चाहती हो? तब सुमंगला ने उस युवक को अपनी दुख भरी कहानी कह सुनाई। तत्पश्चात, मेरा ये रूप ही मेरे लिए सबसे बड़ा शत्रु बन गया है। किसी ने सच ही कहा है कि जब तक नारी को रक्षक के रूप में पति नहीं मिलता, तब तक वह असहाय लता की तरह गिरती पड़ती रहती है। उसकी कहानी सुन युवक सोच में पड़ गया। कुछ देर सोचने के पश्चात उसने सुमंगला से कहा, देवी सुमंगला, जो नारी अपने धर्म के लिए प्राणों तक की बाजी लगा सकती है, वह पूजने योग्य होती है। तुम महान हो सुमंगला। यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ विवाह करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं तो आपको जानती तक नहीं। तो सुनो सुमंगला, मेरा नाम विश्वनाथ है। मैं विश्वनगर राज्य का युवराज हूँ। ओह, तो आप युवराज हैं? क्यों, क्या तुम्हें इसमें कोई शक है? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। तब मैं क्या समझूं? क्या तुम मुझसे विवाह करने को तैयार हो? हाँ, यह कह सुमंगला ने शर्मा कर नजरें झुका ली। तब विश्वनाथ ने उससे कहा, सुमंगला, मैं इसी समय तुम्हारे साथ गंधर्व विवाह कर तुम्हें अपने राज्य ले चलने को तैयार हूँ। नहीं, यह कैसे हो सकता है? रीति के अनुसार मेरे भाई मेरा रिश्ता लेकर आपके पिता के पास जाएंगे। उनकी स्वीकृति के पश्चात ही विधि अनुसार मेरा और तुम्हारा विवाह होगा। तभी मैं तुम्हारी पत्नी बनकर तुम्हारे साथ तुम्हारे राज्य आ सकती हूँ। ठीक है सुमंगला, मैं बेसब्री से तुम्हारे भाइयों के विश्वनगर आने की प्रतीक्षा करूंगा। कहकर विश्वनाथ ने अपनी उंगली से अंगूठी उतारी और सुमंगला को पहनाता हुआ बोला, सुमंगला, यह अंगूठी हमारे प्यार की निशानी है। तब सुमंगला से विदा ले विश्वनाथ वहां से वापस चला गया। विश्वनाथ के जाने के पश्चात वह सोचने लगी, अब मुझे आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। युवराज विश्वनाथ से विवाह करने के पश्चात मैं उनके साथ विश्वनगर चली जाऊंगी। तब मेरी देखभाल का उत्तरदायित्व मेरे भाइयों के ऊपर से उतर जाएगा। अपने विवाह की कल्पना मात्र से ही उसका मन आह्लादित हो उठा। तभी उसके मन में एक विचार आया, प्रीत कंवल व जीत कंवल भैया तो न जाने कहाँ चले गए हैं। अब मुझे अकेले ही आश्रम वापस लौट जाना चाहिए। यह सोच वह आश्रम की ओर चल दी। अभी वह कुछ ही दूर गई थी कि मलय नगर के राजा मलय सेन का रथ उसके पास से गुजरा। राजकुमारी नीलिमा, यह युवती तो हूबहू राजकुमारी नीलिमा की भांति है। उसने सारथी को आदेश दे तुरंत ही रथ रुकवाया और रथ से कूद सुमंगला के सामने जा खड़ा हुआ। कौन है आप? यही सवाल मैं तुमसे करूं तो सुनिए, मेरा नाम सुमंगला है। मेरे पिता का नाम नीलकमल था। मेरे भाइयों का नाम प्रीत कंवल व जीत कंवल है। ओह, तो मेरा अनुमान सही निकला। यह सुंदरी स्वर्गीय राजा नीलकमल की पुत्री व राजकुमारी नीलिमा की भतीजी है। सहसा उसके दिमाग में एक कुत्सित विचार ने जन्म लिया। तभी सुमंगला ने उससे पूछा, आपने मेरा परिचय तो जान लिया, अब अपने विषय में नहीं बताएंगे? मैं मलय नगर का राजा मलय सेन व तुम्हारा होने वाला पति हूँ। क्या बक रहे हो? मेरे पिता की उम्र का होते हुए भी आपको मेरे से यह सब कहते हुए लज्जा नहीं आई? लज्जा? कैसी लज्जा? वर्षों पहले जो साथ तुम्हारी बुआ के कारण पूरी न हो सकी, उस साथ को मैं अब पूरी करूंगा। यह कह उसने लपक कर सुमंगला को अपनी गोद में उठा लिया। नीच, पापी, छोड़ मुझे। हा हा हा, यहाँ तुझे कौन बचाएगा मूर्खा? मलय सेन ने जबरदस्ती उसे अपने रथ में बिठा लिया। तब उसके आदेश पर सारथी ने रथ को आगे बढ़ा दिया। नीच, पापी, मेरे दोनों भाई तुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। मैं उन्हें भी देख लूंगा। कुछ ही देर बाद मलय सेन का रथ द्रुत गति से मलय नगर की ओर दौड़ा जा रहा था। इधर रोते कलपते प्रीत कंवल व जीत कंवल आश्रम में कात्यायन ऋषि के पास पहुंचे। क्या हुआ बस? गुरुदेव, बहन सुमंगला स्वर्ग सिधार गई है। क्या? हाँ गुरुदेव,
भैया सच कह रहे हैं। कहाँ है सुमंगला? गुरुदेव, उसके मृत शरीर को हम वन में नदी के किनारे छोड़ आए हैं। फिर दोनों भाई कात्यायन ऋषि को लेकर उस स्थान पर जा पहुंचे जहां वह सुमंगला को छोड़कर गए थे। अरे, सुमंगला बहन का शव तो यहाँ नहीं है, लेकिन हम तो उसका शव यहीं पर छोड़कर गए थे। चिंता न करो वत्स, मैं अभी ध्यान लगाकर ज्ञात करता हूँ कि सुमंगला आखिर कहाँ गई। यह कह कात्यायन ऋषि तट पर ही ध्यान लगाकर बैठ गए। कुछ देर बाद जब उन्होंने आंखें खोली, ओह, अनर्थ हो गया। राजा मलयसेन सुमंगला बेटी का अपहरण करके उसे मलय नगर ले गया है। यह आप क्या कह रहे हैं गुरुदेव? सुमंगला तो मर चुकी है। सुमंगला मरी नहीं है मेरे बच्चों, वह तुम्हारा भ्रम था। ओह, यदि आपकी बात सच है गुरुदेव, तो इस समय सुमंगला बहुत कष्ट में होगी। हाँ पुत्र, मलयसेन बहुत दुराचारी है। वह निश्चय ही सुमंगला पर अत्याचार करेगा। गुरुदेव, कुछ ऐसा कीजिए जिससे राजा मलयसेन बहन सुमंगला पर कोई अत्याचार न कर सके। पुत्र, मैं अभी रक्षा कवच का आवाहन कर उसे बेटी सुमंगला के पास भेज देता हूँ। उस रक्षा कवच के कारण पापी मलयसेन सुमंगला का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तब उन्होंने मन ही मन कई मंत्रों का उच्चारण कर रक्षा कवच का आवाहन किया। तुरंत ही रक्षा कवच उनके सामने प्रकट हुआ। आज्ञा दीजिए ऋषिवर, मुझे किसकी रक्षा करनी है? रक्षा कवच, तुम्हें मलय नगर जाकर सुमंगला की रक्षा करनी है। ठीक है ऋषिवर, मैं अभी मलय नगर जाता हूँ। यह कह रक्षा कवच आकाश में उड़ गया। तब कात्यायन ऋषि ने दोनों भाइयों से कहा, पुत्रों, आज मैं तुम्हें एक रहस्य की बात बताता हूँ जो तुम्हारे वंश से संबंधित है। सुनो, तुम दोनों व सुमंगला नील नगर के स्वर्गीय राजा नीलकमल की संतान हो। क्या वही नील नगर जो इस समय खंडर के रूप में है? हाँ मेरे पुत्रों, आज से 18 वर्ष पहले नील नगर राज्य आज की तरह खंडर नहीं, अपितु जीता जागता एक सुंदर नगर था। नील नगर को इस गर्त में राजा मलयसेन ने ही पहुंचाया था। कहकर ऋषि ने सारी बातें उन दोनों को विस्तार पूर्वक बता दी। सारी बात जानकर दोनों भाई आवेश में कांप उठे। गुरुदेव, अब हमें पता चला है कि राजा मलयसेन हमारा पुराना शत्रु है, अतः हम उससे अपने परिवार की तबाही का बदला लेना चाहते हैं। बदला लेना तुम्हारा कर्तव्य है पुत्रों, लेकिन मलयसेन से बदला लेने के लिए तुम्हारे पास एक विशाल सेना होनी आवश्यक है। लेकिन गुरुदेव, हमारे पास विशाल सेना कहाँ से आएगी? इसका उपाय भी मैं तुम्हें बताता हूँ। सुनो, अंजनपुर राज्य का राजा आकाशदीप इन दिनों बड़ी उलझन में पड़ा हुआ है। दो चटोरे धूर्तों ने इन दिनों उसे भूखा मार रखा है। राजा आकाशदीप जब जब खाना खाने बैठता है, तब तब वे दोनों चटोरे धूर्त रंभू शंभू राजा के सामने ही उसका सारा भोजन चट कर जाते हैं, लेकिन वह उन्हें देख नहीं पाता है, जबकि वे दोनों धूर्त उसकी अगल बगल ही बैठे उसका खाना खा रहे होते हैं। यह कैसे हो सकता है गुरुदेव? अपने सामने बैठे रंभू शंभू को राजा आकाशदीप देख क्यों नहीं पाता है? इसका भी रहस्य है पुत्र। रंभू शंभू के पास एक जादूगर का दिया ऐसा करामाती सूरमा है जिसे वे अपनी आंखों में लगा लेते हैं तो उन्हें कोई नहीं देख पाता है, जबकि वे दोनों सबको देख सकते हैं। उस करामाती सूरमे के द्वारा ही वे दोनों इन दिनों राजा आकाशदीप को छका रहे हैं। राजा आकाशदीप ने घोषणा की है कि जो कोई भी उनके भोजन गायब होने के रहस्य का पता लगाएगा उसे वह मुंह मांगा पुरस्कार देंगे। अब तुम दोनों को यही रहस्य खोलना है। तब तुम पुरस्कार में राजा आकाशदीप से कुछ दिनों के लिए उसकी विशाल सेना मांग सकते हो। लेकिन गुरुदेव, हम रंभू शंभू की पोल कैसे खोल सकते हैं? उसका उपाय मैं तुम्हें बताता हूँ। कहकर कात्यायन ऋषि दोनों भाइयों को एक योजना बताने लगे। उन दोनों को सारी योजना बताने के पश्चात, पुत्रों, राजा आकाशदीप की विशाल सेना की सहायता से तुम राजा मलयसेन को युद्ध में हरा सकते हो और साथ ही सुमंगला को उसकी कैद से छुड़ा सकते हो। गुरुदेव, तब हम आज ही अंजनपुर चले जाते हैं। कहकर प्रीत कंवल व जीत कंवल ने झुककर कात्यायन ऋषि के चरण स्पर्श किए। भगवान तुम्हें तुम्हारे कार्य में सफलता प्रदान करे। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। तब दोनों भाई उसी समय अंजनपुर राज्य की ओर चल दिए। इधर राजा मलयसेन ने सुमंगला को अपने राजमहल के एक कक्ष में ले जाकर कैद कर दिया था। यह मुझ पर कैसी विपदा आ पड़ी है?
मेरे भाइयों व युवराज विश्वनाथ को कैसे पता चलेगा कि मैं यहाँ दुष्ट मलेसेन की कैद में हूँ। तभी कात्यायन ऋषि के द्वारा भेजे गए रक्षा कवच ने उसके कक्ष में प्रवेश किया और सुमंगला के चारों ओर अपना अदृश्य जाल फैला दिया। यही वह क्षण था जब मलेसेन ने उसके कक्ष में प्रवेश किया। कहो सुमंगला, अब बताओ, तुम मुझसे विवाह करने को तैयार हो या नहीं? नहीं, कभी नहीं। अच्छा, ये बात है। मैं अभी तेरे सारे तेवर ढीले करता हूँ। यह कहकर मलेसेन सुमंगला की ओर लपका, लेकिन जैसे ही उसने सुमंगला को स्पर्श किया, आह! सुमंगला के चारों ओर फैले रक्षा कवच के प्रभाव से मलेसेन की उंगलियां जल गई। वह सहम कर पीछे हट गया। उसने हैरत से सुमंगला की ओर देखा। लगता है सुमंगला कोई जादू जानती है। इसके जादू को समाप्त करने के लिए मुझे तांत्रिक तालजत की सेवाएं प्राप्त करनी होंगी। यह सोच मलेसेन चुपचाप कक्ष से बाहर निकल गया। इधर सुमंगला सोच रही थी, मुझे छूने पर मलेसेन का हाथ क्यों जल गया? लाख सिर खपाने पर भी उसकी समझ में कुछ नहीं आया। इधर तांत्रिक तालजत राजा मलेसेन से कह रहा था, क्षमा करें राजन, इस बार मैं आपकी सेवा करने में असमर्थ हूँ। लेकिन क्यों? राजन, सुमंगला के पास जो शक्ति है वह एक पवित्र शक्ति है। उसे कात्यायन ऋषि ने सुमंगला के पास उसकी रक्षा करने के लिए भेजा है। मैं उस पवित्र शक्ति को नष्ट करने में असमर्थ हूँ। अगर तुम हमारी कोई सहायता नहीं कर सकते तालजत, तो तुम्हारा जीना बेकार है। और अगले ही पल खच! आह! अपने शयन कक्ष में पहुंच मलेसेन ने राजकुमारी नीलिमा का वह चित्र निकाला जो बरसों पूर्व उसे एक चित्रकार ने दिया था। नीलिमा, मैंने जिस तरह तुझे किसी और का नहीं बनने दिया, उसी तरह यदि सुमंगला मेरी नहीं बन सकी तो मैं उसे किसी और की भी नहीं बनने दूंगा। इधर लंबे सफर के पश्चात जीत कंवल व प्रीत कंवल दोनों अंजनपुर के आकाशदीप के पास जा पहुंचे थे। राजन, हम दोनों भाई उस रहस्य को खोल सकते हैं जिस रहस्य के कारण भोजन की थाली में से आपका भोजन गायब हो जाता है। ओह, यदि तुम दोनों ऐसा कर पाए तो हम तुम्हें मुंह मांगा पुरस्कार देंगे। राजन, आप हमें यह बताइए कि आप प्रतिदिन भोजन कहाँ किया करते हैं? हम भोजन यहीं राजभवन के भोजन कक्ष में किया करते हैं। राजन, आपसे हमारी प्रार्थना है कि खुले स्थान पर एक मंडप बनाया जाए और आज आप वहीं बैठकर भोजन करें। ठीक है, हम अभी सारा प्रबंध करवा देते हैं। राजा आकाशदीप के आदेश पर महल के बाहर एक मंडप बनाया गया। चारों तरफ से उसे बंद कर दिया गया और उसमें प्रवेश करने के लिए केवल एक ही प्रवेश द्वार बनवाया गया। प्रीत कंवल के कहने पर प्रवेश द्वार के निकट लाल ईंटों का बारीक चूरा बिछाया गया। राजा आकाशदीप के भोजन का समय हुआ तो वे भोजन करने मंडप में आए। प्रीत कंवल व जीत कंवल उसके इधर उधर खड़े हो गए। तब आंखों में करामाती सुरमा लगाए रंभू शंभू मंडप के द्वार पर आए। आज भोजन की व्यवस्था राजा आकाशदीप ने इस मंडप में क्यों करवाई है? कोई बात नहीं, हमें किस बात का डर है, हमें कोई भी नहीं पकड़ सकता। निडर हो उन दोनों ने मंडप में प्रवेश किया और उस ओर बढ़ चले जहां राजा आकाशदीप के भोजन का प्रबंध किया गया था। वो देखो जीत कंवल, जमीन पर बिछे ईंटों के चूरे पर रंभू शंभू के पांवों के निशान बनते जा रहे हैं। हाँ भैया, उन दोनों के अतिरिक्त और किसी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। रंभू शंभू आकर आकाशदीप के अगल बगल में बैठ गए। राजा आकाशदीप को भोजन परोसा जाने लगा था। राजा आकाशदीप ने जैसे ही भोजन करना आरंभ किया, रंभू शंभू भी भोजन करने में जुट गए। यही वह क्षण था जब प्रीत कंवल व जीत कंवल ने योजना अनुसार मंडप के चारों ओर धुआं कर दिया। सभी की आंखों से धुएं के कारण पानी निकलने लगा। रंभू शंभू भी धुएं की जलन से पीड़ित हो अपनी आंखें मसलने लगे। ओह, आंखों में बड़ी पीड़ा हो रही है, यह धुआं कैसा है? आंखें मसलने और आंखों से पानी बहने के कारण रंभू शंभू की आंखों में लगा करामाती सुरमा धुल गया, जिसके कारण अदृश्य रंभू शंभू सभी को दिखाई देने लगे। अरे, ये कौन लोग हैं जो मेरे साथ बड़े मजे से भोजन कर रहे हैं? इधर रंभू शंभू बड़े मजे से भोजन करने में जुटे हुए थे। उन्हें भला क्या पता था कि उनकी चतुराई की पोल खुल चुकी है। यही वह क्षण था जब प्रीत कंवल व जीत कंवल दोनों ने लपक कर रंभू शंभू को पकड़ लिया। अरे, इन लोगों ने हमें देख कैसे लिया? महाराज,
यही है वे दोनों चोर जो अदृश्य होकर प्रतिदिन आपका सारा भोजन चट कर जाया करते थे। अच्छा, लेकिन तुमने इन दोनों चोरों का पता कैसे लगाया? तब प्रीत कंवल ने अपनी योजना के विषय में आकाशदीप को बताया। सारी बात जानकर राजा आकाशदीप मुस्कुरा उठे। निसंदेह तुम दोनों भाई बहुत चतुर हो। आकाशदीप के आदेश पर सैनिक रंभू शंभू को पकड़ ले गए और उन्हें कारागार में डाल दिया। इधर आकाशदीप दोनों भाइयों से कह रहा था, तुमने हमारी बहुत बड़ी उलझन सुलझाई है। हम तुम दोनों से बहुत प्रसन्न हैं। मांगो, तुम्हें बदले में क्या चाहिए? राजन, यदि आप हमें कुछ देना ही चाहते हैं तो कुछ दिनों के लिए अपनी सारी सेना हमें उधार दे दीजिए। क्या यह तुमने कैसी विचित्र वस्तु मांगी है? हाँ राजन, इसके अलावा हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। आकाशदीप ने कुछ देर सोचा। तत्पश्चात, ठीक है, हमें मंजूर है। हम 1 माह के लिए तुम्हें अपनी सेना उधार देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद राजन। उसी दिन दोनों भाई आकाशदीप की सेना ले मलय नगर की ओर चल दिए। इधर गुप्तचरों ने राजा मलय सेन को सूचना दी, महाराज, न जाने कौन सी देश की सेना हमारे राज्य की ओर बढ़ी चली आ रही है। आने दो उस सेना को। शायद उस सेना के बुरे दिन आ गए हैं जो वह हमसे टकराने चली है। युद्ध भूमि में मलय सेन व प्रीत कंवल जीत कंवल की सेना में जबरदस्त युद्ध हुआ। दोनों भाई अपनी सेना के साथ मिल मलय सेन की सेना पर कहर ढाने लगे। शीघ्र ही दोनों भाइयों ने मलय सेन की रथ को घेर लिया। छोकरो, कौन हो तुम? हम तेरी मौत हैं। क्या बक रहे हो? हम बक नहीं रहे, अपितु करके दिखाएंगे। अगले ही पल खचाक खचाक, आह! मलय सेन घायल हो अपने रथ में गिर पड़ा। दुष्ट, अब हम तुझे बताते हैं कि हम कौन हैं। हम उस राजा नीलकमल के बेटे हैं जिसके राज्य को तूने धूल में मिला दिया था। आह! क्या? हाँ जालिम, हम तुझसे पुराना बदला चुकाने आए हैं। इसके अलावा तू हमारी बहन सुमंगला का अपहरण करके लाया है। तुझे उस बात की भी सजा देने आए हैं। अगले ही पल खचाक खचाक, मलय सेन कराह भी न सका और उसका प्राणांत हो गया। इधर रक्षा कवच ने सुमंगला के चारों ओर फैला अपना जाल समेट लिया था। युद्ध भूमि में मलय सेन मारा जा चुका है। अब सुमंगला को कोई खतरा नहीं है। इसके भाई कुछ देर में यहाँ आने ही वाले हैं, इसलिए अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। अगले ही पल रक्षा कवच अदृश्य हो गया। उधर युद्ध भूमि में मलय सेन के मरते ही प्रीत कंवल ने अपनी विजय पताका फहरा दी थी। जीत कंवल, अब हमें मलय नगर के महल में चलकर सुमंगला को ढूंढना चाहिए। आप ठीक कह रहे हैं भैया। दोनों दल बल सहित मलय नगर के राजमहल में पहुंचे। तुम ठीक तो हो ना सुमंगला? भैया, सुमंगला मेरी बहन, तुम्हें देखने को हमारी आंखें तरस गई थी। तीनों एक दूसरे से लिपट गए। तीनों की आंखों से ही खुशी के आंसू बह रहे थे। मलय नगर की प्रजा चरित्रहीन मलय सेन से बहुत परेशान रहती थी। उसने सहर्षि प्रीत कंवल को अपना नया राजा मान लिया। राजा प्रीत कंवल की जय। राजा प्रीत कंवल दीर्घायु हो। तब सुमंगला ने दोनों भाइयों को युवराज विश्वनाथ के विषय में बताया तो इसका विवाह सहर्षि युवराज विश्वनाथ के साथ धूमधाम से कर दिया गया। तत्पश्चात दोनों भाइयों ने मिलकर अपने पैतृक नगर नील नगर का पुनरुद्धार करवाया। तब एक दिन कात्यायन ऋषि उन दोनों भाइयों के पास आए। अब निश्चय ही तुम दोनों के माता पिता स्वर्ग में प्रसन्न हो रहे होंगे। तुम दोनों ने अपने खंडर हुए पैतृक नगर को पुनः बसाकर उन दोनों की तड़पती आत्माओं को बहुत शांति पहुंचाई है पुत्रों। प्रीत कंवल ने 1 माह से पूर्व ही आभार सहित राजा आकाशदेव की सेना को अंजनपुर वापस भेज दिया और स्वयं कुशलता पूर्वक दोबारा बसाए जा रहे नील नगर पर राज करने लगा। मलय नगर का राज्य उसने छोटे भाई जीत कंवल को सौंप दिया था। तो यह थी मनोज कॉमिक्स की एक मजेदार कॉमिक्स। ऐसी ही मजेदार कॉमिक्स के लिए बने रहिए मेरे साथ और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।